Hello everyone, welcome back to Tathastu ICS. My name is Aman Shukla. So we are going to discuss the remaining questions of the Indian society, जो कि पिछले वीडियो में हमने बाकी के क्वेश्चंस को करा था. इस वीडियो में हम बाकी के दो क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे. सेम वही पैटर्न होगा, सेम वही प्रोसेस होगा, लेकिन यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस देखने को मिलता है कि अब मैं जो आपसे जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं वो 250 वर्ड्स के होंगे, यानी 15 मार्क्स के होंगे. इसीलिए इनमें जो आपको टाइम लिमिट दी जाएगी वो 11 मिनट की दी जाएगी और 11 मिनट के अंदर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. फिर प्रोसेस वही सेम होगा कि हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, उनके पॉइंटर्स बताएंगे, सो दैट यू कैन राइट वेल इन योर इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन पार्ट. नाउ बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है जो 15 मार्क्स का है. बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि व्हाट इज रीजनल disparity, how does it differ from diversity, how serious is the issue of regional disparity in India. ये क्वेश्चन है हमारा. सबसे पहले आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को डिवाइड कर लेना है, पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, बिकॉज फ्रेगमेंटेशन ऑफ द क्वेश्चन व्हाइल सॉल्विंग द आंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट मेक्स यू इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन. बहुत आसान कर देता है आपके लिए ये चीजों को, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है एक एक चीज को. कह रहे हैं व्हाट इज रीजनल डिस्पैरिटी. सबसे पहले यहां पर आपको रीजनल डिस्पैरिटी को क्लियर करना है. अब डिस्पैरिटी क्या है? डिस्पैरिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द डाइवर्सिटी. इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डाइवर्सिटी, बिकॉज डिस्पैरिटी शोज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, whereas diversity shows the variety of culture, language, etc. Getting my point ना? तो यहां पर ध्यान में रखना है. सबसे पहले यहां पर आपको इसकी डेफिनेशन बताना है, इसके कॉजेज आप चाहें तो बता सकते हैं कि रीजन क्या है डिस्पैरिटी के. डिस्पैरिटी तो है, और खास करके इंडिया में आप देख लीजिए बड़े लेवल पर रीजनल डिस्पैरिटी देखने को मिलती है. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑल्सो. डाइवर्सिटी भी बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिलती है. स्टिल इंडिया में डिस्पैरिटी वी कैन सी अ लॉट. गेटिंग माय पॉइंट? Now, next one is the how differ it from the diversity. How this disparity is different from the diversity. You have to show the differences between these two. Getting my point ना? तो एक तरफ आप कॉलम बनाएंगे डाइवर्सिटी का, एक तरफ कॉलम बनाएंगे आप डिस्पैरिटी का. तो आप इन दोनों के बीच में आपको अंतर दिखाना है. Now, when it comes to the next part, the how serious is the issue of the regional disparity in India. So you have to tell कि what is the seriousness of the disparity. कितना बुरा हो सकता है ये और कितना खतरनाक हो सकता है. यस, वी कैन सी द डिस्टर्बेंस इन द जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट. हमने क्या देखा कि इंडिया में अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे रीजंस रहे हैं जिनकी वजह से वहां पर हमें इंसर्जेंसीज देखने को मिलती है, जिनकी वजह से वहां पे हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, अनरेस्ट देखने को मिलता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? गेटिंग माय पॉइंट? नाउ सो यू हैव टू टेल व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एंड यू हैव टू ऑल्सो टेल कि कितना ज्यादा सीरियस हो सकता है इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से, डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव से, सोशल प्रोस्पेक्टिव से, सोशल डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव से. यू हैव टू शो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कि हाउ सीरियस दिस इशू इज. आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? तो सबसे पहले आपको डिस्पैरिटी को शो करना है, व्हाट इज डिस्पैरिटी एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस डिस्पैरिटी. नेक्स्ट, differences between the disparity and diversity and how serious is this issue. और लास्ट में you have to tell also the way forward. आपको यहां पर एक वे फॉरवर्ड बताना है कि what should be done to reduce this disparity so that we can live with the wellness. हम अच्छे से रह सके, हमारे देश में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई अनरेस्ट ना हो. इसके लिए हमें रीजन्स को एक बैलेंस डेवलपमेंट, एक बैलेंस अप्रोच रखनी होगी रीजन्स के डेवलपमेंट के लिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? गेटिंग माय पॉइंट? तो एक अच्छा वे फॉरवर्ड आपको यहां पर निकाल करके देना है. सो गाइज, आई विल गिव यू 11 मिनट्स एंड विद इन दिस टाइम यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आपको सॉल्व करना होगा, एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
सो आई होप आप सबने कर लिया होगा। ठीक है, अब हम एक एक करके इसके इंट्रो पार्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल पॉइंट्स हो सकते हैं, इसकी बॉडी पार्ट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं और इसको कैसे कंक्लूड किया जाए, ये सारी चीजें आई विल टेल यू ईच एंड एवरी स्टेप्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी फर्स्ट। आई टोल्ड यू, जब मैं आपको बता रहा था तो आई टोल्ड यू अबाउट दिस की यू हैव वेरी फर्स्ट इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस व्हाट इज रीजनल डिस्पैरिटी with the example. Getting my point now? In intro part you have to write down the regional disparity with example, and also you have to write down the causes in the body part. When it comes to the body part you have to write down the causes of the regional disparity, next how serious this issue is, and the way forward to tackle these issues in India. Getting my point now? तो एक एक करके हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को, एक एक करके हम बॉडी पार्ट को यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन में यू हैव टू टेल व्हाट इज डिस्पैरिटी। अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है व्हाट इज डिस्पैरिटी। सो रीजनल डिस्पैरिटी refers to the unequal distribution of resources, opportunities and development within the country that affects the quality of life, social development and economic growth. I hope you are getting my point. So it refers to the unequal or uneven distribution of resources, opportunities and development within the country that affects the economic growth, social development and lifestyle, that means standard of life, quality of life, so this is the introductory part, and you have to give the example in this introductory part. What should be the example? So you can write down example. आप चाहो तो यहां पर एग्जाम्पल दे सकते हो कि इन महाराष्ट्र एंड गुजरात वी कैन सी मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एज कंपेयर टू द नॉर्थ ईस्ट. गेटिंग माय पॉइंट ना? सो वी कैन सी मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन in Maharashtra and Gujarat as compared to the northeastern part of the India, as compared to the Bihar, as compared to the Jharkhand and other eastern part of the India. So this is your introductory part. Now when it comes to the body part, so in body part you have to add, I will give you only pointers, I will tell you only pointers, you just have to write it down. आप उसे अपने अंदाज में अपने तरीके से you can write, आप लिख सकते हैं, कोई आपके लिए बैरियर नहीं है इसमें, but I'm just giving you the points कि what should be the approach, what should be your approach. Okay, so now when it comes to the body part, ठीक है, now understand one thing, disparity is different from diversity. So I will tell you the differences, but before telling these differences I want to tell you कि what is diversity. In India we can see कि भाई Maharashtra is more developed than the other part of the northeastern states like Manipur, like Nagaland and other part. Okay, this is the disparity. But what is diversity? Diversity is its own variety of culture. For example, in Maharashtra we can see the different language and culture, the different attributes, different festivals. But in northeastern part it is rich in culture, rich diversity of culture we can see in the northeastern part of the India. Are you understanding? So this is the diversity. So diversity shows the variety.
whereas this disparity shows the less development, it shows the unequal distribution. I hope you are getting my point. So now in body parts, the causes of the, you can write down the causes of the disparity. Disparity के causes क्या हो सकते हैं? So you can write number 1, historical causes हो सकते हैं, historical causes हो सकते हैं, economic causes हो सकते हैं, economic causes हो सकते हैं, geographical causes हो सकते हैं, geographical, and then some political causes also can be seen. Now, so what are these? We have to discuss one by one. Okay, so in historical causes, is some part of the India, some regions, some special region of the India, जब colonial time पे, British time पे उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, या फिर उन्हें ज्यादा क्या किया गया, उन्हें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, उन्हें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, या उनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, उनके ऊपर बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं दिखाई गई. एंड दैट इज व्हाई, फॉर एग्जांपल, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यहां पर नेचुरल रिसोर्सेस अबंडेंट हैं, बहुत ज्यादा है. स्टिल अगर यहां की आप ग्रोथ देखो, डेवलपमेंट देखो, तो यू कैन फाइंड वेरी लेस. सो दिस इज द प्रॉब्लम बिहाइंड इट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक कॉजेस, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, ये आपको कुछ रीजन्स में ज्यादा देखने को मिलेंगी, कुछ जगहों पर कम देखने को मिलेगी, जिसकी वजह दैट लीड्स टू द डिस्पैरिटी, द रीजनल डिस्पैरिटी. गेटिंग माय पॉइंट? नाउ ज्योग्राफिकल कॉजेस क्या हो सकते हैं कि भाई सिंपल सी बात है, इंडस्ट्री वहीं पर मेंटेन होगी या पॉपुलेशन वहीं पर बढ़ेगी, डेवलपमेंट वहां पर ज्यादा आसान होगा जहां की ज्योग्राफी बहुत अच्छी, जहां की टोपोग्राफी बहुत अच्छी होगी, जहां पर प्लेन एरिया होगा, जहां पर वाटर रिसोर्सेस होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोस्टल एरिया होगा, ताकि ट्रेड आसानी से किया जा सके फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो. गेटिंग माई पॉइंट? दूसरा, जहां की क्लाइमेट अच्छी होगी, जहां की क्लाइमेट अच्छी होगी. अब मेघालय हैज वेरी गुड क्लाइमेट, बारिश होती रहती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है मेघालय में, डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगा मेघालय में एज कंपेयर टू बेंगलुरु एंड हैदराबाद. गेटिंग माई पॉइंट ना? तो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है. तो ज्योग्राफी ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेस एंड ज्योग्राफी प्लेज द प्रोमिनेंट रोल इन दिस ज्योग्राफिकल फैक्टर. नाउ political, if we talk about the political factor, so government policies कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, किसी स्टेट के लिए अच्छी व्यवस्था, किसी स्टेट के लिए कम व्यवस्थाएं, so these also lead to the disparity. इसके अलावा lower attention of the government in that particular region. So these are the causes of this disparity. I hope you are getting my point. आप सभी को समझ में आ रहा होगा. Now when it comes to the next part, that next part is the differences between the regional disparity and diversity. The next part of the question, if we see the differences between the diversity and disparity. Now we have to write down here in this body part, differences between the disparity and diversity. ओके, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक मेजर डिफरेंस आपको बता दिया, लेकिन लिखना कैसे है, पॉइंटर्स क्या होने चाहिए, मैं आपको बताता हूं. यू कैन राइट डाउन इन योर ओन वे, लेकिन यहां पर अगर आप इस रूट को फॉलो करोगे, इस पर्टिकुलर प्रिंट को फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा मार्क्स मिल सकता है आपको. नाउ यहां पर लिखिए एस्पेक्ट, एक तरफ लिखिए एस्पेक्ट, ठीक है, एक तरफ आप लिखिए एस्पेक्ट, लिख सकते हैं एस्पेक्ट, दूसरी तरफ आप लिख सकते हैं डिस्पैरिटी, और इधर आप लिख सकते हैं डाइवर्सिटी. It is the better way to explain this question. Okay, now in aspect you can find what is the concept of this. तो concept में disparity क्या है?
unequal distribution of resources and opportunities, etc. In diversity, what is diversity? Diversity shows the presence of various attributes or culture. Presence of various attributes or culture. Getting my point? So this is the first aspect, the concept. Now, what is the nature of the disparity and diversity? When it comes to the nature part, nature part, this is the concept and this is the nature. So what is the nature of disparity? So it shows the inequalities. It shows the inequality. Like I told you the example, Maharashtra and northeastern part of India. Getting my point? And what is diversity? Actually, it focuses on the variety. It focuses on the variety. Variety means what? We can see the language in Kerala and we can see the language of UP. So in Kerala, people speak Malayali. In UP, people speak Hindi. So they have their own language and they have their own. So they have to preserve them, na? So this shows the diversity. Always remember one thing, disparity always takes in the negative way, whereas the diversity always be in the positive way. तो डाइवर्सिटी एक पॉजिटिव वे को शो करता है, जबकि डिस्पैरिटी एक नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखाता है, एक नेगेटिव अप्रोच को दिखाता है. तो दिस इज द नेचर. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज द एक्शन नीडेड. एक्शन नीडेड किसके लिए? डिस्पैरिटी के लिए. क्या करना है? हमें पॉलिसी मेजर्स लेकर के आने हैं. वी हैव टू कम विद पॉलिसी मेजर्स. इससे क्या होगा? पॉलिसी मेजर्स आएंगे तो एक बैलेंस क्रिएट होगा. यानी कि यहां पर ये वही वाली बात हो गई, इक्वालिटी एंड इक्विटी की. आप समझ पा रहे हैं कि अगर कुछ रीजन्स हैं, अगर कुछ एरियाज हैं कम डेवलप हैं, उनके लिए कुछ स्कीम्स लेकर के आनी होगी, उनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट उन्हें देना होगा, सो दैट वो भी इस लेवल पर आ जाएं. गेटिंग माय पॉइंट? तो इकट्ठा तो नहीं आ सकते, टाइम लगेगा, बट स्लोली दे कैन मूव फॉरवर्ड. नाउ दिस इज द पॉलिसी मेजर्स. अच्छा, इसमें डाइवर्सिटी में क्या एक्शन की जरूरत है? कौन से एक्शन को लेने की जरूरत है? तो सबसे इंपॉर्टेंट, हमें अपने कल्चर को ना प्रिजर्व करने की जरूरत है. प्रिजर्वेंस ऑफ द कल्चर एंड एट्रीब्यूट्स, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो फेस्टिवल्स हो, चाहे वो पर्टिकुलर वहां के कोई कस्टम्स हो, रिचुअल्स हो, हमें उन्हें प्रिजर्व करने की जरूरत है. तभी तो डाइवर्सिटी क्रिएट होगी ना. और डाइवर्सिटी मैंने बताया ना कि हमेशा जो है एक पॉजिटिव वे को दिखाता है. गेटिंग माय पॉइंट? सो दीज आर दी थिंग्स. इसके इंप्लीकेशंस, इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन द इंप्लीकेशंस आल्सो. इंप्लीकेशंस नेक्स्ट एस्पेक्ट में अगर हम इंप्लीकेशंस की बात करें तो इट लीड्स टू दी सोशियो इकोनॉमिक disparities. It leads to the socio-economic disparity. Whereas, if we talk about the implication in the diversity, it leads to the socio-cultural diversity. So this is the difference between the diversity and disparity. So you can write down in this way. तो अगर आप ऐसा लिखोगे तो मार्क्स मिलने के चांसेस आपको ज्यादा है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हेडिंग, बॉडी पार्ट में ही नेक्स्ट हेडिंग जो कि हमारा थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, कि हाउ सीरियस इज द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया. इंडिया में रीजनल डिस्पैरिटी को कितने सीरियसनेस तरीके, कितने खतरनाक तरीके से लिया जा सकता है. तो यू कैन राइट डाउन द हेडिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड. आई विल शो यू ईच एंड एवरी स्लाइड्स, डोंट वरी. Seriousness of the issue of disparity in India. ठीक है. Now,
सबसे पहले इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, नंबर वन इकोनॉमिक disparity. And what is this economic disparity? The industrialization development, the industrial development, we can see less in the northeastern part, in the eastern part of the India than the Maharashtra, Gujarat, Hyderabad. Okay, getting my point ना? So यहां पर हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में, गुजरात में आपको ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में या फिर ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया यहां पर आपको लेस डेवलपमेंट देखने को मिलता है. दिस शोज द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी. दूसरा, ये एक पुल क्रिएट करता है, एक डिवीजन क्रिएट करता है, एक जो सीरियस इशू है नॉर्थ साउथ डिवाइड का. गेटिंग माय पॉइंट ना? नॉर्थ साउथ डिवाइड. नंबर 2 पॉइंट, नॉर्थ साउथ डिवाइड का एक पुल क्रिएट करता है. अच्छा, ये पुल क्रिएट कैसे होता है? ये पुल क्रिएट होता है इनकम गैप से. इनकम गैप इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. हम देख सकते हैं कितना ज्यादा नॉर्दर्न और सदर्न के बीच में इनकम गैप है. अच्छा, ये इनकम गैप किसके बीच में? हम क्या पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं? नहीं जी, हम बात कर रहे हैं जीडीपी की. इफ वी सी द जीडीपी ऑफ द तेलंगाना इज मोर देन दैट ऑफ द बिहार. गेटिंग माय पॉइंट ना? हम बात कर रहे हैं जीडीपी की, हम बात कर रहे हैं जो वहां का टोटल ग्रॉस ग्रोथ है वहां की, हम उसकी बात कर रहे हैं. गेटिंग माय पॉइंट ना? So this is the northeast division we can see. Now when it comes to infrastructure, third point should be the infrastructure. अब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. ये भी एक सीरियस इशू है इन अकॉर्डेंस विद दिस. कैसे? अगर हम कोस्टल पार्ट में चले जाएं, कोस्टल पार्ट ऑफ द इंडिया, और अगर हम इनलैंड इंडिया में देखें तो हमें डिफरेंस देखने को मिलता है. सर ऐसा क्यों? अरे भाई, कोस्टल पार्ट जो है वो टूरिज्म के लिए अच्छा है ना, तो टूरिस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट्स होते हैं, इसीलिए उनका डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है और बहुत अच्छे से होता है, जबकि इनलैंड पार्ट में हमें कम देखने को मिलता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मुंबई सबसे अच्छा एग्जाम्पल. अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई चूंकि एक कोस्टल रीजन है, चूंकि एक कोस्टल सिटी है, आप मुंबई का डेवलपमेंट देख लो. और वहीं पर एक और सिटी का नाम लूं जो कि महाराष्ट्र की एक और सिटी है, चाहे लातूर ले लो आप, ठीक है, लातूर ले लो, औरंगाबाद ले लो, नागपुर ले लो. नागपुर इज वेरी फेमस सिटी. या यू कैन सी विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड द कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र. अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो कोंकण रीजन इज मोर डेवलप्ड देन दी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. गेटिंग माय पॉइंट ना? So this is the infrastructure. Now, if we talk about the agrarian crisis, number 4, agrarian crisis. So we can see, अब होता क्या है? आप अगर देखिए महाराष्ट्र की बात करते हैं तो अगर आप कोंकण रीजन को देखिए और विदर्भ को देखिए तो आपको कोंकण रीजन जो है ज्यादा डेवलप देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर. लेकिन विदर्भ रीजन में क्या हो रहा है? एक एग्रेरियन डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वहां के फार्मर सुसाइड कर रहे हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दीज आर दी रीजंस दैट वी कैन इंक्लूड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. नाउ नेक्स्ट, नंबर 5 शुड बी दी point number 5 should be the रीजनल अनरेस्ट. बिल्कुल, यानी कि रीजनल अनरेस्ट बढ़ती है डिस्पैरिटी की वजह से. ये भी एक सीरियस इशू है. कैसे बढ़ती है? अरे भाई सिंपल सी बात. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डिस्पैरिटी फ्यूल्स द रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक इंसर्जेंसीज. इफ वी टॉक अबाउट द अर्लियर वी डिस्कस, जब हम स्टार्ट कर रहे थे हमने डिस्कशन किया था आपसे जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट का. यहां पर नॉर्थ ईस्ट के लोग क्या सोचते हैं कि यार हमारा डेवलपमेंट कम हो रहा है, बाकी लोगों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. दैट मीन्स व्हाट? उनके माइंड में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के प्रति या इधर के लोगों के प्रति एक नफरत पैदा होगी. और ये जो इमोशनल सेंटिमेंट्स है ना, ये बाहर निकल करके आता है इसके रूप में जब वो हथियार उठा लेते हैं, जिसे हम इंसर्जेंसी बोलते हैं, विद्रोह बोलते हैं, जिसे हम सेपरेटिज्म बोलते हैं.
तो सेपरेटिस्ट, बहुत सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट, बहुत सारे अलगाववाद के भावना अपने अंदर देखने लगते हैं। तो यहां पर इट लीड्स टू द रीजनल अनरेस्ट एंड इंसर्जेंसीज ऑल्सो, एंड स्पेशली इन द नागालैंड एंड मणिपुर वी हैव सीन दिस एग्जाम्पल, नागालैंड एंड मणिपुर। गेटिंग माय पॉइंट ना? So this is the seriousness of issue of the disparity. Number 1 point, economic disparity, north-south divide, infrastructure, agrarian crisis and regional unrest. Now, next heading कि भाई इसको कम कैसे किया जाए? Way ahead to address regional disparity in India. You can find this heading. एक conclusion के लिए, एक conclusion के फॉर्म में आप यहां लिख सकते हो। कंक्लूड कर सकते हो यहां पे, वे अहेड टू एड्रेस रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया। गेटिंग माय पॉइंट ना? नंबर 1, हमें एक बैलेंस डेवलपमेंट अप्रोच रखनी होगी। नंबर 1 पॉइंट, हमें एक बैलेंस डेवलपमेंट अप्रोच रखनी होगी। पॉइंट नंबर 2, हमें एक जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, हमें उनको, या प्राइवेट जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स, हमें उनको क्या करना पड़ेगा? एनकरेज करना पड़ेगा। किस लिए करना पड़ेगा? ताकि जो लैगिंग एरियाज हैं, लैगिंग एरियाज आई एम टॉकिंग अबाउट दोज एरियाज जहां पर बहुत ही ज्यादा कम डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, हम इन सब की बात कर रहे हैं। यहां पर हमें कहीं जाकर के इन्वेस्टमेंट करना है। हम कॉर्पोरेट्स, जितने भी कंपनियां, हम उनको एनकरेज करें कि जाकर के ऐसे एरियाज में आप कहीं ना कहीं अपनी कंपनीज डालें, आप कुछ ना कुछ ऐसी चीजों को देखें। नाउ नेक्स्ट, नंबर 3 पॉइंट, encourage local government to decentralize the power. Encourage local government to decentralize the power. यानी हमने क्या देखा कि जहां पर जैसे मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट 3-4 साल पहले एक सर्वे हुआ था, इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, जिसमें देखा गया कि वहां पे उस इकोनॉमिक सर्वे में डिस्ट्रिक्ट वाइज जीडीपी निकाली गई थी। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो DGDP करके आया था वो। तो उसमें दिखाया गया कि जो लोकल लेवल पर जो छोटे छोटे रीजन्स है ना, वहां पर जितना ज्यादा लिबर्टी होगी, जितना ज्यादा वहां पर लॉ एंड ऑर्डर, ये सब चीजें थोड़ा सा कम होंगी कंपनीज के लिए, इन सब के लिए, वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये चीजें आप, या इसके अलावा ये तो हुआ कि आप एक यहां पर रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए ये एक फॉर्मूला आप अपना सकते हैं, या फिर एक मॉडल है दैट इज नोन एज द 3D मॉडल। So you can also introduce this 3D model. What is this 3D model? Decentralization of power, devolution, and third one is very important for the Northeast, donor. 3D model, decentralization, devolution and donor to reduce this disparity. Getting my point? तो इस तरीके से आप एक कंक्लूजन बना सकते हो। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए हमें ध्यान में रखना इससे जरूरी है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट से हो, ट्रेड एस्पेक्ट से हो, सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव से हो, इंटरनेशनल रिलेशन प्रोस्पेक्टिव से हो, हर तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस। गेटिंग माय पॉइंट ना? सो वी हैव टू हैव अ ग्लैंस अपॉन दैट पर्टिकुलर एरिया। हमें वहां पर कुछ ना कुछ हमें अटेंशन पे करनी होगी। हमें देखना होगा कि कहां पे कौन से पार्ट नहीं डेवलप कर रहे हैं, हमें वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा, तब जाकर के रीजनल डिस्पैरिटी कम होगी और इंसर्जेंसीज को भी कम किया जा सकता है। हो सकता है नक्सलिज्म में भी, इसको, नक्सलिज्म को कम करने में भी इससे बहुत बड़ी हेल्प मिले हमें, क्योंकि नक्सलिज्म भी लीड्स टू दिस ना, तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। तो दीज आर दी बेसिक पॉइंट्स, जिसमें हमने सबसे पहले आपको ये सारी चीजें बताई, सीरियसनेस इसका हमने इस पार्ट में डिस्कस किया। इसके अलावा प्रीवियस पार्ट में हमने इसके कॉजेस, इसके अलावा डिफरेंसेस डिस्कस किया, और उसके प्रीवियस पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने इसका डिस्कस किया। आई होप यू ऑल हैव गॉट दिस पॉइंट। नाउ लेट्स सॉल्व दिस सेकेंड क्वेश्चन। मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन लगा ये, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज ब्यूटीफुली क्राफ्टेड बाय द यूपीएससी एग्जामिनर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अट्रैक्टिव क्वेश्चन है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन, दिस क्वेश्चन सेज, मैं सबसे पहले आई विल
डिस्कस दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, देन आई विल गिव यू द टाइम टू सॉल्व दिस. ओके, नाउ ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड अर्बन माइग्रेशन बाय स्किल्ड यंग unmarried women from various classes. How has this trend impacted upon their personal freedom and relationship with family? Getting my point? Now, इसमें हमें दो चीजें देखनी है, हमें दो तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी है. अगर देखा जाए तो क्वेश्चन के दो पार्ट है, मैं क्वेश्चन समझाऊंगा अभी आपको. क्वेश्चन के दो पार्ट है. पहला पार्ट है ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड, लेकिन किसके द्वारा? अनमैरिड स्किल्ड यंग विमेन. गेटिंग माई पॉइंट ना? नाउ दूसरा कह रहा है हाउ हैज दिस ट्रेंड इंपैक्टेड अपॉन देयर पर्सनल फ्रीडम एंड रिलेशनशिप विद फैमिली. तो कैसे वो अफेक्ट डालता है, कैसे इंपैक्ट डालता है. लेकिन अगर इसको सॉल्व करोगे तो आप तीन तरीके से सॉल्व करोगे, तीन पार्ट में डिवाइड करोगे इसे. सबसे पहले व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड बाय द स्किल्ड यंग एंड अनमैरिड वुमेन. पहला पॉइंट हाउ एंड व्हाई. गेटिंग माय पॉइंट ना, कि क्यों बढ़ा है, कैसे बढ़ा, सबसे पहले ये दिखाना है. गेटिंग माय पॉइंट. नाउ नेक्स्ट इज दी किसका उनके पर्सनल रिलेशनशिप पर, उनके पर्सनल फ्रीडम पर क्या इंपैक्ट पड़ा है. और तीसरा पॉइंट उनके फैमिली के साथ जो रिलेशंस हैं उन पर क्या इंपैक्ट हुआ है. तो ये तो हुआ पार्ट. तो सबसे पहले यहां पर इस क्वेश्चन को समझते हैं. यहां पर जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ना, दैट इज द ग्लोबलाइजेशन. काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी को प्यार हो गया है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, तो दिस इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. तो कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द माइग्रेशन. इट लीड्स टू द माइग्रेशन किसका? ऑफ वुमेन. माइग्रेशन ऑफ वुमेन. क्वेश्चन को देखिए कैसे फ्रेम किया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड क्वेश्चन है ये. कि ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज द माइग्रेशन, अर्बन माइग्रेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, बेसिकली अर्बन माइग्रेशन. तो ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज द अर्बन माइग्रेशन ऑफ विच? ऑफ वुमेन. लेकिन कैसी वुमेन? देयर इज नो बैरियर. सी हाउ? skilled women, right? Now young women, now unmarried women, and women from the different classes. Different means various classes. That means कि there is no barrier of class. यहां पर क्लास का कोई बैरियर नहीं है, इसलिए you can write down. So you can take it. Globalization increase the urban migration of skilled women, skilled young women, skilled young unmarried women, and skilled young unmarried women from the various classes. Getting my point ना? तो how beautifully crafted this question is. बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है. तो सबसे पहले what you have to do, क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि क्यों, रीजन क्या है. सबसे पहले आपको you have to give the definition of the globalization. You have to write down the simple meaning, simple definition of the globalization. Then you have to show how globalization has increased the migration of the skilled young and unmarried women. Getting my point ना? तो सबसे पहले फिर आपको रीजंस लिखने, क्या कारण हो सकते हैं उसके, कि क्या उनको इकोनॉमी अट्रैक्ट करती है, उनको फ्रीडम अट्रैक्ट करती है, सोशल मीडिया की वजह से जाती हैं, क्यों लड़कियां, क्यों महिलाएं जो है अपना घर परिवार छोड़ करके शहरों की तरफ जाना पसंद करती हैं, खास करके वे महिलाएं जो स्किल्ड हैं, यंग हैं, अनमैरिड हैं. गेटिंग माय पॉइंट ना? हम इनकी बात कर रहे हैं. तो क्यों, क्या रीजन है उसके, कौन सी चीजें उनको अट्रैक्ट करती हैं शहरों की. नाउ सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट यू हैव टू शो, राइट डाउन कि द इंपैक्ट अपॉन देयर पर्सनल फ्रीडम. इसका ना, ये जो माइग्रेशन हो रही है ना, उन महिलाओं के पर्सनल फ्रीडम पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, वेरी फर्स्ट. सेकंड, परिवार के साथ उनके रिलेशनशिप पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, व्हाट इज द पर्सनल आई मीन फैमिली रिलेशनशिप. गेटिंग माय पॉइंट विद देम. तो सबसे पहले आपको यहां पर ये चीजें निकालनी है. तो आई विल गिव यू एज बिफोर 11 मिनट्स एंड विद इन दिस टाइम यू हैव टू सॉल्व इट. तो आई विल मीट यू आफ्टर 11 मिनट्स. तब तक के लिए आप अभी करना शुरू करिए, उसके बाद मैं इसका डिस्कशन शुरू करूंगा. तब तक के लिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
आई होप यू हैव डन वेल, कर लिया होगा आपने। शुरू करते हैं अब इसका डिस्कशन। क्वेश्चन को समझाते हैं। जैसा कि हमने बताया था आपको कि ग्लोबलाइजेशन कैसे है, क्या चीजें हैं। तो यहां याद रखना, जब आप इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका लिखने लगो, व्हेन इट कम्स टू दी इंट्रोडक्टरी पार्ट, द इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में यू हैव टू गिव द डेफिनेशन, स्मॉल डेफिनेशन, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, स्मॉल डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, स्मॉल डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? brought about the changes economically, socially and culturally across the world। तो ये जो चेंजेस आते हैं इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली लैंडस्केप में, उसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। लोग कनेक्ट होते हैं उससे। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको इंट्रोडक्शन में ग्लोबलाइजेशन की एक डेफिनेशन डालनी है। देन लेट्स कम ऑन दिस बॉडी पार्ट। हमें बॉडी पार्ट पर आ जाना है, और बॉडी पार्ट में सबसे पहली जो हमारी हेडिंग होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड द माइग्रेशन अर्बन माइग्रेशन by skilled young unmarried women from various क्लासेस। एक हेडिंग बनानी है आपको, लंबी चौड़ी हेडिंग हो गई थोड़ा, लेकिन क्या करोगे, अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू मेक दिस हेडिंग वेरी फर्स्ट, कि हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड द अर्बन माइग्रेशन बाय स्किल्ड यंग अनमैरिड वुमेन फ्रॉम वेरियस क्लासेस, राइट। उसके बाद आपको हेडिंग बाय हेडिंग चीजों को लिखना पड़ेगा, एक एक करके आपको लिखना पड़ेगा, एक एक हेडिंग बनानी पड़ेगी। नंबर 1 पहली हेडिंग जो आएगी दैट वुड बी द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। अब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में क्या होगा, ये जो अर्बन एरियाज होते हैं, अर्बन एरियाज अट्रैक्ट्स मोर किसको, वेमेन को। अर्बन एरिया जो होते हैं वेमेन को अट्रैक्ट करते हैं किस फील्ड में, क्या करने के लिए, फाइनेंशियली उनको इंडिपेंडेंट होने के लिए। वहां पर फॉर एग्जांपल बेंगलुरु और हैदराबाद, ये जो दो हब्स हैं ना, ये महिलाओं को, वेमेन को अट्रैक्ट करते हैं। कैसी महिलाओं को, स्किल्ड यंग और अनमैरिड वेमेन को। अगर उनके पास थोड़ा सा भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो चले जाते हैं। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कैन बी द फर्स्ट रीजन। एंड सेकंड वन इज द एजुकेशन। इट ऑल्सो अट्रैक्ट एजुकेशन एंड एग्जाम प्रिपरेशन की वजह से लड़कियां बाहर आती हैं। एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम्पल के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर साल लड़कियां आती हैं पढ़ाई करने के लिए। इसके अलावा दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए भी लड़कियां आती हैं। गेटिंग माय पॉइंट ना। तो एग्जाम प्रिपरेशन और एजुकेशन की वजह से उनको आना पड़ता है, इस वजह से भी माइग्रेशन बढ़ता है स्किल्ड यंग और अनमैरिड विमेन का। तो ये भी एक चीज आप यहां पर लिख सकते हो। दूसरा, सोशल मीडिया या पॉपुलर मीडिया भी उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 यू कैन राइट डाउन, सोशल मीडिया और पॉपुलर मीडिया भी उनको अट्रैक्ट करती है कि भाई इसके बारे में सुना, वो निकल गई कि हाँ चलो ठीक है, वहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, हम चलते हैं। तो ये भी एक माइग्रेशन का, अर्बन माइग्रेशन का एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन रहता है वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। नंबर 4 फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। ये जो सोच है उनकी ना कि यार हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, अपने पैरों पर स्टैंड होना चाहते हैं, ये जो थिंकिंग है, ये जो थॉट प्रोसेस है उनका ना, ये उनको घर से बाहर निकलने पर मजबूर करता है। लाइक जैसे आपने सुना होगा, हाँ नंबर 5 में यू कैन ऐड ऑल्सो गिग इकोनॉमी। व्हाट इज गिग इकोनॉमी? ये जो आजकल फ्रीलांस वर्क चल चुके हैं ना, फ्रीलांसिंग काम जो चल चुके हैं, तो इस फ्रीलांसिंग में होता क्या है कि उनको परमानेंट जॉब तो होती नहीं है, तो उनको लगता है कि यार कम समय के लिए जाएंगे, थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे, फिर चले जाएंगे।
फिर अपना कोई बिजनेस वगैरह करेंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? तो आप कहोगे सर ये तो फिर मतलब लड़कों के लिए भी तो हो सकता है, बॉयज के लिए भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो सर उसको क्यों नहीं लिख रहे हैं? अरे भाई उसको पूछ नहीं रहा है ना एग्जाम में। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो जो पूछेगा वही लिखना है, जितना पूछेगा सिर्फ वही लिखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड, बढ़ क्यों रहा है। तो उसके कारण हो सकते हैं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन या एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लड़कियां आती हैं, सोशल मीडिया या पॉपुलर मीडिया उनको अट्रैक्ट करता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की ओर बढ़ना चाहती है, और गिग इकोनॉमी जो कि फ्रीलांस वर्किंग की तरफ लेकर के जाती है, वो उनको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। नाउ बॉडी पार्ट में ही हमारे जो क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है, क्या, हाउ हैज दिस ट्रेंड इंपैक्टेड अपॉन देयर पर्सनल फ्रीडम, फर्स्ट पार्ट, एंड रिलेशनशिप विद फैमिली, सेकेंड पार्ट। तो हमें इन दोनों को एक एक करके इनके पॉजिटिव पॉइंट्स और इनके नेगेटिव पॉइंट्स दिखाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंपैक्ट ऑफ ट्रेंड, इंपैक्ट ऑफ ट्रेंड ऑन पर्सनल फ्रीडम। ठीक है, उनके पर्सनल फ्रीडम पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, आप इसे दो तरीके से दिखाओगे। दो तरीके क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अरे भाई माइग्रेशन करना ठीक है, अच्छी बात है, फाइनेंशियली स्टैब्लिश होना, इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी तो हो सकते हैं ना। हमें बहुत ज्यादा ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं लिख लेना है, लेकिन उसके जो फ्लॉज हो सकते हैं, उस प्रोस और कॉन्स दोनों लिखने हैं ना हमको, तो हमें बैलेंस करना है चीजों को इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ पॉजिटिव इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं कि भाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, नंबर 1, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बढ़ती है, लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी तो डोमेस्टिक वायलेंस कम होगा, डिसीजन मेकिंग पावर उनके हाथों में होगी, ये चीज भी देखने को मिलती है। दूसरा, नंबर 2, कैरियर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, कैरियर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। अब कैरियर अपॉर्चुनिटी में क्या होता है कि भाई बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं, जैसे मुंबई हो गई, हैदराबाद हो गई, वो मतलब कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती हैं कि वो एंटरटेनमेंट की तरफ या मीडिया की तरफ कहीं ना कहीं उनको अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से वो अपना कैरियर ढूंढने निकल जाती हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव की उनको कैरियर चुनने में, अपना अपना ऑब्जेक्टिव, अपना गोल चुनने में उनको काफी ज्यादा आसानी होती है। तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट इसका ये भी दिखा सकते हो। दूसरा क्या लिख सकते हो, लिव इन रिलेशनशिप बढ़ता है, लिव इन रिलेशनशिप बढ़ता है, लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ देखा गया। ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें। नंबर 4, लेस रेस्ट्रिक्शंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑन मूवमेंट, ऑन देयर मूवमेंट। अब घर में रहेंगे तो क्या होगा, कहां जा रही हो, कहां निकल रही हो, बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम्स आती है ना। लेकिन और इसके चक्कर में होता क्या है, लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती, और बाहर नहीं निकल पाती तो उनको घर में दबा दिया जाता है, इंपावर नहीं किया जाता उनको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यही सेम चीज शादी होने के बाद, गेटिंग माई पॉइंट ना, ये सेम चीज उनके साथ वैसे वहां पे ट्रीट किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक इसके पॉजिटिव इंपैक्ट तो है कि हाँ कहीं ना कहीं अगर वो बाहर निकलना चाहती है तो अपने तरीके से रह सकती है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, कोई समस्या नहीं। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं। अच्छा, एक चीज इसमें और लिख सकते हो आप, शादी करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, डिलेड इन मैरिज, हालांकि ये थोड़ा सा खराब चीज है। ठीक है, बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब जैसे एक था ना कि जो बाल विवाह का जो प्रचलन चल रहा था, चाइल्ड मैरिज, कहीं ना कहीं वो खत्म होती है कि नहीं भाई 18 साल के हुए तो शादी करवा दो, है ना। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर। नहीं, आप जाओ, आप अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, इकोनॉमी जनरेट करो, अपने पैर पर खड़े हो, देन यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। गेटिंग माय पॉइंट ना। तो ये कुछ इसके जो है मतलब कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट में आप लिख सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है सेफ्टी, कुछ क्राइम एरियाज भी हैं। अब भाई हर सिटी, हर शहर थोड़ी ना सेफ है। हम देख सकते हैं कि कितना ज्यादा महिलाओं के साथ क्राइम होता है। दिल्ली में देख लीजिए, रेप एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, मॉलेस्टेशन, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव एस्पेक्ट है। दूसरा क्या है, जो वर्क प्लेस पर जहां काम करते हैं, वर्क प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन हमें बहुत देखने को मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके चलते क्या होता है, तीसरा एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, जिसके चलते
उनकी मेंटल हेल्थ पर प्रॉब्लम आती है, मेंटल हेल्थ पर प्रॉब्लम आती है, और मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आने के चलते क्या कर लेती हैं, सुसाइड कर लेती हैं। दिस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट। और रिसेंटली हमने देखा EY नाम की एक कंपनी थी पुणे में, तो वहां की एक लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था, कुछ प्रेशर के चलते, कुछ ऑफिस प्रेशर के चलते, जो भी रहा होगा, ठीक है। तो वी कैन राइट डाउन दिस एग्जांपल आल्सो। सो दिस इज द impact on the personal freedom. Now we can write down the impact on the family relation. Next, ये तो एक आप एक जगह पे ये लिख सकते हो। Next is the, इसके भी हमें पॉजिटिव और impact on the family relationship, ठीक है। फैमिली के साथ क्या उनके रिलेशनशिप्स हैं, क्या रिलेशंस उनके बनते हैं। अब इसके भी हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। नंबर 1 पॉजिटिव, थोड़ा बहुत इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, आई विल टेल यू, कुछ नेगेटिव पार्ट्स भी हैं। जब आप ऐसा लिखोगे ना, तो दिस इज द वे टू राइट। जब आप ऐसे फ्लो चार्ट या डायग्राम बना के लिखोगे, थोड़ा अट्रैक्टिव होगा कि आप कम चीजों में, कम टाइम में बहुत सारी बातें कर सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, तो नंबर 1 कि भाई पॉजिटिव पॉइंट में एक एम्पावरमेंट इंक्रीज होती है, और लड़कियों को रेमिटेंसेस ऑफ फैमिली समझा जाता है। रेमिटेंसेस मींस व्हाट, कि गए हैं, पैसा कमा करके भेजेंगी, ठीक है। तो एक तरीके से इंक्रीज्ड एम्पावरमेंट, ठीक है। दूसरा सेकेंड पॉइंट, रिस्पेक्ट इन कम्युनिटी। कम्युनिटी में एक रिस्पेक्ट मिलती है कि हाँ भाई लड़की काम कर रही है बाहर जाकर के। रिस्पेक्ट इन कम्युनिटी, रिस्पेक्ट इन कम्युनिटी। नेक्स्ट, ब्रेकिंग द ट्रेडिशनल जेंडर रोल, ब्रेकिंग द ट्रेडिशनल जेंडर रोल। व्हाट इज दिस? सी, हमने सुना है ना डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है कि भाई देयर इज अ मेल एंड फीमेल, and male is responsible for going outside, for generating the economy, for making the money, and women is responsible for looking after the household, looking after the family. महिलाओं का काम क्या है, घर पे रहें, और पुरुषों का काम क्या है, बाहर जाएं। ये यहां पर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, इस गैप को, इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया है इस चीज ने, ठीक है। कैसे कि भाई लड़कियां भी, कहते नहीं लड़के ही केवल बाहर जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं, इकोनॉमी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहां फैमिली उनकी जो है कहती है नहीं, हमारी लड़की तो हमारी बेटे जैसे है, ऐसे बोलते हैं ना। तो दिस इज व्हाट दी रोल को यहां पर, वो जो ट्रेडिशनल वे बना रखा है उसको यहां पर तोड़ रही है कि लड़कियां भी बाहर जाकर के कमा सकती हैं। दिस इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ एक चीज यहां पर नेगेटिव एस्पेक्ट भी इसके है कुछ। नंबर 1, एक इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है फैमिली के साथ, एक इमोशनल डिटैचमेंट क्रिएट हो जाता है, और ये इमोशनल डिटैचमेंट इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इतना ज्यादा कि कभी तो डिप्रेशन में डाल देता है, डिप्रेस कर देता है महिलाओं को पूरी तरीके से। अकेलापन, ये जो लॉनलीनेस है ना, उनको अकेलापन बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। आई टोल्ड यू ना इन द इंडिविजुअल पार्ट, जब हम यहां पे पर्सनल फ्रीडम की बात कर रहे थे तो हमने बताया था यहां पर, जिसकी वजह से इनकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। अब मेंटल हेल्थ खराब होगी तो सुसाइडल टेंडेंसी यहां पर निकल करके आएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दी कॉन्फ्लिक्ट ओवर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट जो है, कॉन्फ्लिक्ट ओवर इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट ओवर इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है? भाई सिंपल सी बात है, जो ऑर्थोडॉक्सी फैमिलीज है ना, वो नहीं चाहते कि हमारी लड़कियां बाहर जाकर के पढ़ाई करें। दे डोंट वांट दिस थिंग कि भाई आपको घर में ही रहना है, यहीं पे पढ़ाई करना है, जो सुविधाएं, जो फैसिलिटीज चाहिए आई विल प्रोवाइड, बट आई विल नॉट लेट यू गो टू आउटसाइड। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट ओवर द। नाउ डिलेड मैरिज होती है, ठीक है, वही सेम चीज। अब यहां पर तो डिलेड मैरिज दिखाया जाएगा ना, यहां पर तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था, ठीक है, चाइल्ड मैरिज यहां पर बच रही है, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा जब देर हो जाती है ना, डिलेड मैरिज यानी कि बहुत ज्यादा जब शादी में देरी हो जाती है, तो एक चीज बढ़ जाता है, दैट इज दी
फैमिली टेंशन क्या बढ़ जाती है? फैमिली टेंशन बढ़ जाती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो दीज आर दी सम एस्पेक्ट। वेरी फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन इंपैक्ट ऑफ ट्रेंड ऑन दी पर्सनल फ्रीडम, देन दी फैमिली के साथ रिलेशनशिप में। तो यू कैन राइट डाउन आप इसको इन पॉइंट, मैंने जैसे पॉइंट्स बताए हैं आपको, उसके बाद एक यहां पर कंक्लूड कर सकते हो। कंक्लूजन में आपको लिखना होगा कि भाई ऑल्दो ग्लोबलाइजेशन इन चेंजिंग द वे वी थिंक इज गुड, ग्लोबलाइजेशन अच्छा है, बट वी हैव टू थिंक about the work life balance also. We have to think about the work life balance as the Karl Marx said, हमें यहां पर ध्यान रखना है work life balance as the Karl Marx said। क्या बोला था कि भाई alienated, if you want to be alienated, या if individual wants to be alienated from the family, then it is more obvious, बहुत ही ज्यादा ये चांसेस हो सकते हैं कि सुसाइडल टेंडेंसी या मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है, उनकी सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है उन लोगों में, खास करके जो फैमिली से दूर रहते हैं। तो यू कैन कंक्लूड विद दिस पॉइंट ऑल्सो। सो दीज आर ऑल अबाउट द कंक्लूजन, बॉडी पार्ट एंड द इंट्रोडक्शन। कंक्लूजन, बॉडी पार्ट एंड द इंट्रोडक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द आवर क्वेश्चन नंबर दिस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है। तब तक के लिए अभी हम यहां पर विराम लेते हैं, एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी ब्यूटीफुल डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।